रात का ये वक्त जब एक साथ सारे कौवे चिल्लाते हैं, गाँव गाँव गाँव। इस आवाज के डर से पूरा गांव एक साथ उठ जाता है। सुबह जब हुई तो लोगों ने उस घर में जाने की हिम्मत करी और अंदर जाकर के देखा तो निरंजन के परिवार में कोई भी नहीं था वहां पे। एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो एक गरीब आदमी को अंधकार की तरफ ले जाती है, जहां से लौट करके आना नामुमकिन सा हो जाता है। रात के 3:13 हो रहे थे। एक घर की छत के ऊपर सैकड़ों कौवे बैठे हुए थे और पूरा गांव सन्नाटे की उस अंधकार में आराम से सो रहे थे। रात का ये वक्त जब एक साथ सारे कौवे चिल्लाते हैं, गाँव गाँव गाँव। इस आवाज के डर से पूरा गांव एक साथ उठ जाता है और सब अपने घर के बाहर निकल के देखते हैं तो एक घर की छत पे उन्हें सैकड़ों कौवे बैठे हुए नजर आते हैं। उस घर के अंदर बैठा हुआ आदमी मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था, आज कोई अमीर आदमी मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। तभी एक कौवा उड़ करके आकर के उसकी खिड़की पे बैठता है और उससे बोलता है, इंसानी आवाज में, तेरी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में निरंजन अवस्थी और उसकी बीवी अनीता, उनका एक छोटा सा बेटा भी था और उनकी एक छोटी सी बेटी निहारिका, जो कि अभी सिर्फ 3 साल की थी। ये चारों अपने घर में रहा करते थे, लेकिन निरंजन अवस्थी का जो बिजनेस था वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। वो अपने बिजनेस को लेकर के बहुत टेंशन में रहते थे। इलेक्ट्रॉनिक का ये बिजनेस चला रहे थे, इनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। बीते 4-5 सालों में ये हमेशा लॉस के अंदर जा रहे थे। कर्जा जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। कभी इनके यहाँ चोरी हो जाती, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता और कभी जो लोग उधारी में सामान लेकर के जाते वो गायब हो जाते और निरंजन का बिजनेस लॉस में ही जाता जा रहा था। इसी के चलते उनके घर के अंदर भी उनके रिश्ते जो खराब होने लगे थे। जब भी निरंजन घर पहुंचता तो पत्नी की खरी खोटी सुनता। वो हमेशा किसी चीज की डिमांड करती, लेकिन वो डिमांड जब पूरी नहीं होती तो निरंजन की बीवी उसे हमेशा सुना दिया करती थी। हालांकि अनीता अपनी जगह गलत नहीं थी, लेकिन वो समझ सकती थी कि निरंजन का बिजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रहा, वो परेशान चल रहा है, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन वो इस बात को ना समझते हुए अपने आसपास की जितनी भी सहेली थी, जितने भी लोग थे, उनकी रिचनेस को देख करके उनकी तरह बनने की कोशिश करती थी। और निरंजन हर बार अपना निराश भरा चेहरा लेकर के उसके सामने बैठा रहता था। खाना खाते वक्त हमेशा खरी खोटी सुनता और निरंजन को ताने सुनने के लिए मिलते। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बिजनेस में पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, घर के अंदर वो खाने का सामान ला रहा है, लेकिन जब वो खाना खाने बैठ रहा है तो उसे खरी खोटी सुननी पड़ रही है। आप सोच सकते हैं कि क्या बीत रही होगी निरंजन के दिल के ऊपर। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक दिन निरंजन अपने घर की तरफ लौट रहा था। लौटते वक्त तो उसने सोचा कि कुछ अच्छा सा सामान खरीद लेता हूँ घर वालों के लिए, कुछ अच्छा ले जाता हूँ आज खाने के लिए। निरंजन जब उस दुकान पे पहुंचता है तो वो दुकान वाला उसे वो सामान दे देता है। निरंजन जब उसे पैसे देने आगे बढ़ता है तो निरंजन की जेब में उतने पैसे नहीं होते जितने का वो सामान था। वो दुकान वाला उससे वापस सामान ले लेता है, क्योंकि वो निरंजन की हालत बखूबी जानता था कि आज अगर इसे उधार दे दिया तो शायद ये वापस नहीं देगा। निरंजन निराश चेहरे के साथ फिर अपने घर पहुंचता है और आज भी निरंजन को वही सारी चीजें सुनने को मिलती है, क्योंकि उसकी वाइफ ने बोला था जब घर आओ तो कुछ अच्छा लेकर के आना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है घर आने की। निरंजन अपने उस उदासी भरे चेहरे से घर लौटता है और घर पे जाकर के बैठता है। उसकी वाइफ उसी तरह से उससे चिल्लाती है और एक बात और बोलती है कि तुम्हारे भाई राघव को देख लो, वो भी बिजनेस करता है ना, और आज उसके पास क्या कुछ नहीं है। बस इतना कहना होता है, तभी बाहर एक कार की आवाज आती है। जैसे ही निरंजन दरवाजा खोलता है तो देखता है कि राघव राघव जो कि चेहरे से ही दिखता था कि बहुत अमीर है। उसका एटीट्यूड जो उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ वो चेहरा, उसके कपड़े जो कि ब्रांड से बड़े हुए थे। वो अपने भाई से मिलता है, बैठता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। तभी निरंजन बोलता है, अनीता चाय बना लाना। अनीता गुस्से भरी और तीखी आवाज में बोलती है, दूध खत्म हो गया है। दूध नहीं है, तुम्हारे भाई से ही बोल दे कि लेकर के आ जाए। उसका भाई समझ जाता है कि घर के अंदर ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। वो अपने भाई से बोलता है कि भाई आप मेहनत करते रहो, एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, बुरा वक्त ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ये बात बोल करके वो उठ करके जाने लगता है। निरंजन भी कुछ शब्द नहीं बोल पाता और राघव निकल जाता है।
तभी अनीता बोलती है, तुम्हारे ये भाई के शब्द है ना मुझे हमेशा चुभते हैं। इतना जब अमीर है तो तुम्हें पैसे देकर के तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। निरंजन बोलता है, भाई ने कोशिश जरूर करी है, लेकिन बढ़ता हुआ ये कर्ज वो हमेशा तो नहीं चुकाएगा ना, और उसने भी मेहनत करके अपना बिजनेस बनाया है। बस इतना कहना था कि अनीता ने पूरे घर को फिर तहस नहस कर दिया। निरंजन को सुना सुना के उसकी हालत खराब कर दी। अब इस गम के साथ निरंजन कहे तो किसको कहे, क्या मैं अपनी जान दे दूं? लेकिन निरंजन इसके लिए भी तैयार नहीं था। वो चाहता था कि वो कुछ अच्छा करे अपने घर के लिए। अब निरंजन का ये रोज का हो गया था। उसके बिजनेस में उसे नुकसान होता जा रहा था। घर के अंदर इतने थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे कि उसका काम चल जाए, लेकिन दिन भर आते हुए वो बैंक के फोन जो कि उसे लोन चुकाने के लिए मजबूर कर रहे थे, और शाम को घर लौटते वक्त वो सभी ब्याज वाले जो उसके घर के बाहर खड़े होकर के उसका इंतजार करते थे, और घर के अंदर घुसते से ही निरंजन की बीवी अनीता जो उसको बहुत कुछ सुना देते थे। कुछ सुकून भरा था उसके पास तो उसके बेटा और बेटी जो हमेशा उससे प्यार करते थे, लेकिन उसकी मम्मी के ताने भरे उन सभी शब्दों को सुन सुन करके बच्चे भी थोड़ा सा पापा से चिढ़ने लग गए थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि पापा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ये सब दिमाग में चल ही रहा था। अब अगले दिन जब वो अपनी दुकान से लौट रहा था, तब निरंजन का एक पुराना दोस्त जो उसे मिला और निरंजन के साथ बैठ करके बातें करने लगा। निरंजन आमतौर पे दारू नहीं पीता था, लेकिन आज के दिन उसके दोस्त ने उसे बहुत ज्यादा दारू पिला दी। निरंजन आउट ऑफ कंट्रोल होकर के अपने घर की तरफ आ रहा था। पैदल पैदल वो सुनसान रोड, और बारिश अचानक से शुरू हो गई थी। लेकिन निरंजन इतने नशे में था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस बारिश से बचे या इस बारिश में चलता जाए। सुनसान भरे उस सड़क पे निरंजन चलता जा रहा था, और निरंजन को जो मोड़ लेना था वहां से ना मुड़ते हुए वो सीधे निकल गया। वो मरघट का वो हिस्सा था जहां पे उसे एक बावा मिला, सफेद दाढ़ी, और उसका चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ, मानो जैसे चांद की रोशनी सिर्फ उसके चेहरे पे ही गिर रही हो, और उसके कंधे पे बैठा हुआ एक अजीब सा कौवा। निरंजन उसे देख करके सीधे निकल के जा रहा था। तभी वो बाबा बोला, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तेरे, ये दिन तुझे जीने नहीं दे रहे ना। निरंजन रुकता है और बोलता है कि आपने मुझसे कहा। तो बाबा निरंजन की साइड देख करके बोलते हैं, हाँ, तेरी भी जिंदगी के दिन बदल सकते हैं। निरंजन ने बोला कि आप ये कैसे जानते हो कि मेरे बुरे दिन चल रहे हैं? बाबा ने बोला, मैं लोगों की फूटी हुई किस्मत पढ़ लेता हूं। अब ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी निरंजन बाबा के पास जाकर के बैठ जाता है और बोलता है, बाबा ऐसा क्या हो सकता है कि मेरे भी दिन फिर जाए? बाबा बोलते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है बेटा, अगर तू कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो तेरे भी दिन बदल जाएंगे। निरंजन बोलता है कि मुझे क्या कीमत देनी होगी? बाबा बोलते हैं, वक्त आने पे वो भी तुझसे ले लिया जाएगा, लेकिन तू तैयार है क्या? निरंजन बोलता है, अगर मेरे दिन फिर सकते हैं तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि इस जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ जहां मुझे सिर्फ ताने और टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तभी वो बाबा बोलते हैं कि मैं तुझे एक कौवे की विद्या सिखाता हूँ, इस विद्या के साथ तू अपने दिन बदल लेगा। निरंजन उम्मीद भरी निगाहों से देखता है और अचंभित भी होता है। बोलता, कौवे की विद्या, ये क्या होती है बाबा? बाबा बोलते हैं कि ये कौवे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होते हैं, और इन्हीं कौवे के पास बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जिससे ये तेरे दिन बदल सकते हैं। ये दुनिया भर की खबरें तुझे पहले ही बता देंगे, कुछ होने वाला होगा उससे पहले तुझे पता चल जाएगा। निरंजन हाँ भर देता है, क्योंकि निरंजन की जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुरी चल रही थी। वो निरंजन को दूसरे दिन आने का बोलते हैं कि तू आज जा और जाकर के अच्छे से सोच, अगर तुझे लगता है तो कल ठीक रात 9 बजे मुझे इसी शमशान घाट के बाद मिलना। निरंजन अपने घर जाता है, जाकर के सो जाता है। सो करके सुबह उठता है, अपनी दुकान जाता है, और निरंजन के दिमाग में चल रहा था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन निरंजन ने जाने का ही फैसला किया। निरंजन ठीक 9 बजे उस जगह पहुंच जाता है जहां बाबा ने बोला था। बाबा उसे शहर के बाहर ले जाते हैं, और वहां एक और शमशान घाट होता है जहां पे वो अपनी वो तांत्रिक क्रिया करते हैं। वो एक राख से बना हुआ गोला बनाते हैं जिसमें खुद भी बैठते हैं और निरंजन को भी बिठाते हैं। एक मरा हुआ कौवा रखते हैं, सारी सामग्री रखते हैं जिससे वो तांत्रिक क्रिया करने वाले थे।
तभी अपने मंत्र को पढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो मंत्र पढ़ते हैं अजीब सी हवा चलने लगती है और सैकड़ों कौवे आकर के वहीं आसपास की डालियों पे बैठ जाते हैं जो कि कांव कांव आवाज लगा रहे थे। निरंजन ये दृश्य देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है। बाबा बोलते हैं डरो मत और अब अपनी उंगली इस चाकू से काट करके इसके मुंह में खून चखा दो। निरंजन डरा हुआ होता है लेकिन उसे पता था कि तांत्रिक क्रियाओं में कुछ ऐसा जरूर होता है। निरंजन अपनी उंगली काटता है और काट करके उस कौवे की मुंह पे लगा देता है। टपकती वो खून की बूंदें जैसे ही कौवे के मुंह पे गिरती हैं कौवे की आंखें खुल जाती हैं। निरंजन ये देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस कौवे की आंखें एकदम सफेद थी और वो एकदम से जिंदा हो जाता है। निरंजन ये देख करके बहुत अचंभित हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, पहली बार मैंने देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद निरंजन को बाबा बोलते हैं अब तुम अपने घर जाओ, कल से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अगला दिन निरंजन जब सुबह उठता है तो उसे बाहर बैठे हुए कौवों की आवाज आती है, मानो जैसे कि वो इंसानी आवाज में बोल रहे हो। हालांकि वो उसी आवाज में बोल रहे थे लेकिन निरंजन उस आवाज को समझ पा रहा था और वो सुनते हैं ये कौवा बात कर रहा है कि आज मार्केट में आग लगने वाली है। और निरंजन जैसे ही देखता है तो मार्केट में आग लग जाती है। एक कौवा बोलता है कि आज ये वाली कार लॉन्च होने वाली है। वो कार लॉन्च हो जाती है। इस तरह से हजारों आवाजें जो उसे कौवे की आती है। पहला दिन था जब निरंजन ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। दूसरे दिन निरंजन जब अपने दुकान पे जा रहा था तभी निरंजन को सुनाई देता है कि आज ये वाला स्टॉक एकदम से बढ़ने वाला है। निरंजन के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सारे पैसे वो उस स्टॉक में लगा देता है। हालांकि निरंजन कोशिश करता है कि वो और लोगों से उधार भी ले ले लेकिन कोई उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। निरंजन के पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। वो अपने दुकान में ही रखा हुआ कुछ सामान बहुत सस्ते में बेच देता है और उन पैसों को वो उसमें लगा देता है। हालांकि कुछ लोग बोलते भी हैं कि ये लगभग लाख रुपए का सामान है जो कि तुम 40-50 हजार रुपए में दे रहे हो, आधी कीमत में। निरंजन बोलता है हाँ, क्योंकि मेरी किस्मत बदलने वाली है। निरंजन के वो 50,000 रुपए उस स्टॉक में लगाए हुए एक ही दिन में 8 लाख रुपए में बदल जाते हैं। निरंजन ये देख करके खुश हो जाता है और आज निरंजन अपने घर के अंदर बढ़िया सा खाने के लिए ले जाता है जहाँ केक भी है, पेस्ट्री है, मिठाई है और वो सारी चीजें जो उसके घर वालों को पसंद होती है। आज जब निरंजन अपने घर पहुंचता है बहुत ज्यादा खुश था और निरंजन की वाइफ उसके हाथ में वो सारा सामान देख करके बोलती है ये क्या ले आए। वो खुशी में बोलता है कि लो, खोल करके तुम ही देख लो। आज जब अनीता ये सब चीजें देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। बच्चे भी बहुत खुश थे और ये लोग अच्छे से वो फूड को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही इनके दिन पलटने लगते हैं। निरंजन को कुछ खबर पता चलती है, निरंजन उन चीज़ों को करता और ये सब चीज़ें करते 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 5-7 महीनों के अंदर निरंजन की किस्मत पूरी तरीके से बदल जाती। उसकी वो डील जो कभी नहीं हो रही थी, 3 साल से अटकी हुई थी, वो लोग जो उसका पैसा लेकर के भाग गए थे वो उन लोगों ने ला करके दे दिया और ब्याज समेत ला करके दे दिया। निरंजन पूरी तरीके से खुश था। तभी एक रात जब निरंजन अपनी लग्जरी कार से वापस लौट रहा था उसे वो तांत्रिक बाबा मिलते हैं और बोलते हैं कि मैंने एक चीज और बोली थी तुझे, तू शायद भूल गया। तुझे हफ्ते में 3 बार किसी भी कौवे को उनकी कुछ बूंदे चखानी है, नहीं तो ये दिन तेरे फिर जाएंगे। निरंजन बहुत खुश था और वो बोलता है बाबा हाँ, मैं इस चकाचौंध की दुनिया में भूल गया था कि मुझे ये भी कार्य करना है। अब निरंजन हफ्ते के 3 दिन कौवों को अपना खून पिलाया करता था। वो उंगली को काट करके कुछ खून की बूंदें एक कटोरी में रख देता था और कौवे आकर के वो पी लिया करते थे। निरंजन के दिन पूरी तरीके से फिर चुके थे। जहां निरंजन के पास कुछ नहीं था वहां सब कुछ था। और एक दिन उसका भाई को उसने वही जवाब दिया कि भाई तेरे भी दिन बदलेंगे, तू भी मेहनत करता रहे, क्योंकि निरंजन उसके भाई से बहुत ज्यादा सक्सेस हो चुका था। निरंजन का भाई राघव जो डील क्रैक करना चाह रहा था वो डील उससे क्रैक नहीं हो रही थी और निरंजन ने वो डील क्रैक कर ली थी और वहीं राघव उसे मिल गया था। उसने राघव को वो ही डायलॉग दिया कि चिंता मत करो, दिन जरूर बदलेंगे। अब इस तरह से जिंदगी चली रही थी। एक दिन एक कौवे की आवाज आई रात को जब निरंजन अपने कमरे में सो रहा था कि कल राघव की मौत होने वाली है। निरंजन तुरंत अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और सोचता है कि राघव को मैं इस बात से इत्तला कर दूं,
क्योंकि उस कौवे ने ये बोला था कि कल राघव जो है वो अपनी कार से ग्वालियर जाने वाला है, एक डील के सिलसिले में। निरंजन को पता चल चुका था कि राघव वहां जाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और जिसमें उसकी मौत हो सकती है। तो निरंजन राघव को इत्तला करने के लिए फोन उठाने की कोशिश करता है। तभी एक आवाज और सुनाई देती है उसे कि अगर राघव की मौत हो जाती है तो निरंजन के पास राघव की लगभग 70 से 80% की प्रॉपर्टी जो है वो भी आ जाएगी। बस ये सुनना ही था। निरंजन के दिल के अंदर एक लालच जाग गया कि राघव को बताऊं या ना बताऊं। इसी चक्कर में पूरी रात भर वो नहीं सो पाया। दूसरे दिन वो राघव को कॉल करता है और राघव उसे बताता है कि किसी ज़रूरी काम से मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। ग्वालियर जाते वक्त राघव का एक्सीडेंट हो जाता है। शाम को खबर मिलती है निरंजन को कि राघव एक एक्सीडेंट में मारा गया और कुछ ऐसा होता है कि वो 70% की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब निरंजन के दिन तो पूरी तरीके से फिर गए थे। निरंजन जब रात को सोता रहता है उसे आवाज आती है जैसे उसके कान में आकर के किसी ने बोला है कि तेरी सबसे प्रिय चीज तुझसे छिनने वाली है। निरंजन एकदम से बैठ जाता है। अनीता भी निरंजन के उस घबराए हुए चेहरे को देख करके बोलती क्या हुआ। निरंजन बोलता है कुछ नहीं। तभी निरंजन के घर के बाहर सैकड़ों कौओं की आवाज एक साथ गूंजती है। अनीता घबराते हुए बोलती ये क्या हुआ। निरंजन चिल्लाते हुए बोलता है अरे मुझे क्या पता क्या हुआ। अचानक से घर का माहौल पूरे डर में बदल गया कि दोनों बच्चों की आवाज चीख में सुनाई देती है। निरंजन और अनीता दौड़ करके उनके कमरे की तरफ जाते हैं। वो दोनों अपने कमरे में नहीं होते। ये देख करके ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन उनकी चीख की आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे में सुनाई देती है। वो हर कमरे में दौड़ लगाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी एक खिड़की में से एक कौवा अंदर घुसता है और देखते ही देखते निरंजन के घर के अंदर सैकड़ों कौवे आ जाते हैं जो काँव 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 करके पूरे घर में घुस जाते हैं। इन कौवों की आवाज से आसपास के सभी लोग जाग जाते हैं। काँव काँव काँव, इतनी भयानक इतनी दर्दनाक आवाज जिसे पूरा शहर सुन सकता था। निरंजन पूरी तरीके से घबराया हुआ था। निरंजन को उसके घर में कहीं भी उसके बेटा और बेटी नहीं दिख रहे थे। सैकड़ों कौवों के बीच में उसकी पत्नी की आवाज, उसकी चीख, सब कुछ थी। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ खामोश हो गया। देखते ही देखते वो सारे कौवे न जाने कहाँ गायब हो गए। सुबह जब हुई तो लोगों ने उस घर में जाने की हिम्मत करी और अंदर जाकर के देखा तो निरंजन के परिवार में कोई भी नहीं था वहां पे। एक कौवा उस छत के ऊपर जरूर बैठा था जिसकी आंखें इंसानी आंखें लग रही थी और वो बोलता है वक्त बदल जाता है, कोशिश कर तेरा भी वक्त बदलेगा। अब निरंजन के साथ क्या हुआ, वो कौवे उसे ले गए या कहाँ गया वो, इसका खुलासा तो अभी तक नहीं हो पाया। इस कहानी को हम तक पहुंचाया था श्रीकांत जी ने। कुछ अलग ही अंदाज में हमारे साथ इस कहानी को उन्होंने शेयर किया था। कहानी सुनने में फिल्मी ज़रूर लगती है लेकिन जहाँ ये घटना होती है वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो वो और स्टोरी पर ज़रूर शेयर करिएगा। मैं हूँ सचिन आपके साथ। जय श्री राम।